नमस्कार। आज का ये अपना वीडियो है, ये भौतिक विज्ञान। अब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के अंदर फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक है पलवन। पलवन को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं फ्लोटेशन। और ये किसका भाग है? जो फिजिक्स के अंदर आपका जो पहला टॉपिक को स्टार्ट होता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, उसके अंदर ये आता है आपका पलवन। द्रव्य के सामान्य गुण से संबंधित है। तो इसके ऊपर आधारित टॉप 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, जब कोई भी ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके बाहर में कमी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कमी प्रतीत होती है बाहर में, उसका कारण क्या है? किसकी कमी के कारण जब कोई भी वस्तु किसी द्रव्य में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके बाहर में कमी महसूस होती है, और यह है बिकॉज ऑफ उत्प्लावक बल। तो ये जो बाहर में कमी है, ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बाहर के बराबर होती है। कमी किसके बराबर होती है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बाहर के बराबर होती है। और ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ये कारण है उत्प्लावक बल। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल किस दिशा में कार्य करता है? इसकी डायरेक्शन क्या होगी उत्प्लावक बल की? उत्प्लावक बल की परिभाषा की बात करेंगे तो द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। ऊपर की ओर एक बल लगाता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका अध्ययन सबसे पहले आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहलाता है? अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन के अंदर एक परिभाषा बताई थी। कोई वस्तु द्रव में या तो पूरी तरह से डुबाते हैं या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उसके बाहर में कमी महसूस होती है, और ये जो आभासी कमी है ये विस्थापित द्रव्य के बाहर के बराबर होती है। ये कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन सी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कंटिन्यू आपको इसी प्रकार से भौतिकी के एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर डेली एमसीक्यू मिलते रहें। उत्प्लावक बल किस बिंदु पर कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। यह किस बिंदु पर कार्य करता है? तो यह उत्प्लावक केंद्र के ऊपर कार्य करता है। करेक्ट आंसर बनेगा इसका उत्प्लावक केंद्र। हमेशा उत्प्लावक केंद्र पर कार्य करता है। एक प्रकार से हम बात करेंगे तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का जो गुरुत्व केंद्र होता है वह कहलाता है उत्प्लावक केंद्र। उत्प्लावक केंद्र किसे कहते हैं? तो उत्प्लावक केंद्र हम कहते हैं जो भी विस्थापित द्रव्य है उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है उत्प्लावन केंद्र। घनत्व का सूत्र क्या है? घनत्व इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास हमेशा किग्रा में दिया जाता है, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में दिया जाता है। इस तरीके से इसका जो यूनिट है वह बनेगा, या जो एसआई मात्रक है किग्रा मीटर क्यूब, इसका एसआई मात्रक बनने वाला है। क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि अपेक्षित घनत्व में ऊपर भी घनत्व होता है और नीचे भी घनत्व होता है, इसलिए दोनों का मात्रक एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ये दो घनत्व का अनुपात होता है। अब अपेक्षित घनत्व है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? यानी वस्तु का घनत्व है अपॉन में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है। यह होता है अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक हो, वस्तु का भार, अगर हम वस्तु के भार को W से रिप्रेजेंट करते हैं और उत्प्लावक बल है उसको मैं W1 से रिप्रेजेंट करता हूं। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक हो, यदि वस्तु का भार ज़्यादा है तो वह क्या होगी? तो वह डूब जाएगी। ऑप्शन बी, वह डूब जाएगी। 3 केस बनते हैं। एक केस के अंदर भार इक्वल होगा तो तैरती रहेगी, एक के अंदर भार ज़्यादा होगा तो डूब जाएगी,
तीनों केस मैं आपको बता देता हूँ। अगर इक्वल का केस होता है, W और W1 के अंदर इक्वल का केस होता है, तो यानी इस स्थिति में क्या होगा, जो परिणामी बल होगा दोनों का डिफरेंस वह 0 हो जाएगा, और 0 होने के कारण क्या होगा, वस्तु ठीक द्रव की सतह के नीचे तैरती रहती है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो, यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो सतह के ठीक नीचे तैरती रहती है। W बराबर W1 है, वस्तु का भार और उत्प्लावक बल दोनों बराबर है, तो वह सतह के नीचे, सतह का मतलब है जैसे कि ये कोई बीकर है, इसमें पानी है, तो पानी का सतह ये हो गया, सतह के ठीक नीचे ये हो गया, इस जगह के ऊपर वह तैरती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है तब क्या होता है। द्रव में तैरती है तो उसके अंदर क्या होगा, W1 यानी उत्प्लावक बल है वह ज़्यादा होगा वस्तु से। यहाँ पर W1 उत्प्लावक बल है, और ये केस कैसे वो बनेगा, इस केस के अंदर ये आपका पानी है, तो ये पानी की सतह के ऊपर आ जाएगा वस्तु इस केस में। अगला क्वेश्चन है, तैरने वाली वस्तु का घनत्व कैसा होता है। तो घनत्व की बात हो रही है, तो घनत्व ज़्यादा होगा या हल्का होगा, तो यहाँ पे अंश बनेगा द्रव से कम होगा, तो वस्तु का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वह कम होगी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी में क्यों तैरती है। बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वह पानी के कंपैरिजन में कम होता है। बर्फ का घनत्व कम होता है इसलिए वह तैरती है। बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। ये बर्फ का टुकड़ा है, तो कितना भाग पानी के ऊपर रहेगा, तो इसका आंसर बनेगा 1/10 भाग। 1/10 भाग इसका ऊपर रहेगा, 1/10। अगला क्वेश्चन है, और 9/10 भाग पानी से नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है। शुद्ध जल का घनत्व हमेशा ध्यान रखिएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको मैं किग्रा में बदलूं तो 1 किग्रा पर मीटर क्यूब। तो दोनों में से ऑप्शन देख लीजिएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है या 1 किग्रा पर मीटर क्यूब होता है शुद्ध जल का घनत्व है। और बर्फ का घनत्व कितना होता है। बर्फ का घनत्व होता है 0.9। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूध में पानी की मिलावट मापने का यंत्र कौन सा है। वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, समझ में आता है तो। लैक्टोमीटर, दूध में पानी की मिलावट मापने का जो यंत्र है उसे हम कहते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए। ऑप्शन सी, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए। लोहे का जहाज पानी में तैरता है क्यों। लोहे का जहाज तैरता है बिकॉज जहाज अधिक पानी विस्थापित करता है। ऑप्शन सी, लोहे का जहाज पानी में तैरता है क्यों। क्यों? क्योंकि जहाज की एक विशेष बनावट भी है, और विशेष बनावट के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है, जिसके कारण अधिक उत्प्लावन बल लगता है और जहाज तैरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोहे की कील पानी में डूब जाती है क्यों। लोहे की कील डूब जाती है इसलिए डूब जाती है क्यों, क्योंकि विस्थापित द्रव का भार कम होता है। ऑप्शन सी। एग्जाम में गलत होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से देखिएगा, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% संभावना रहती है दोनों क्वेश्चंस गलत होने की। क्यों? क्योंकि आप भार के ऊपर आंसर लगा सकते हो, इसलिए। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तैरने का नियम
क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? यह कहता है वस्तु का भार विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है तब वस्तु पानी की सतह के नीचे तैरती रहती है। जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो उस पर परिणामी बल क्या होता है? वस्तु तैरती है तो परिणामी बल क्या होगा? तो परिणामी बल 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है और कैंसल आउट होके जो रिजल्टेंट फोर्स है वह बनेगा 0। अगला क्वेश्चन है तैरने की अवस्था में वस्तु का गुरुत्व केंद्र और उत्प्लाव केंद्र। तैरने की अवस्था में जब तैरती है यानी उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है और वस्तु का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होते हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तैरने वाली वस्तु की स्थिरता निर्भर करती है किस पे? तैरने वाली वस्तु की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो आंसर बनेगा मित केंद्र या मेटा सेंटर की स्थिति पर डिपेंड करती है। अब मित केंद्र होता क्या है मैं बता देता हूं। देखिएगा, आपने उत्प्लाव केंद्र शब्द समझ लिया। विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को हम उत्प्लाव केंद्र कहते हैं। अब मित केंद्र क्या होता है? उत्प्लाव केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा, उत्प्लाव केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा को काटती है, जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे हम कहते हैं मेटा सेंटर। मित केंद्र क्या है? तो वह बिंदु जहां नई ऊर्ध्व रेखा प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है। अगला क्वेश्चन, स्थायी संतुलन के लिए क्या है? स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन के लिए मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। स्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए स्थायी संतुलन के लिए। यदि मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के नीचे हो तो वस्तु क्या होगी? यदि मेटा सेंटर नीचे चला जाए तो वस्तु अस्थिर होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोमीटर पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से हम रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं। यह पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है तो दूध में पानी की मात्रा जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, तैरने वाली वस्तु का डूबा हुआ भाग निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? कोई तैरने वाली वस्तु है, उसका जो डूबा हुआ भाग है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह वस्तु और द्रव के घनत्व के अनुपात पर। वस्तु का घनत्व है और नीचे द्रव का घनत्व है। वस्तु और द्रव के घनत्व के अनुपात के ऊपर निर्भर करता है। ऊपर वस्तु का लेना है और नीचे द्रव का घनत्व है। यदि किसी वस्तु का घनत्व है द्रव के घनत्व के बराबर हो, वस्तु का घनत्व है और नीचे द्रव का घनत्व बराबर हो तो दोनों कैंसिल आउट, संख्या वैल्यू 1 आ जाएगी और इस केस के अंदर क्या होगा? सतह के ठीक नीचे तैरती रहेगी। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी होती है तब उत्प्लावक बल क्या होता है? अगर उत्प्लावक बल उस केस में क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी तरह डूब जाती है तो तब उत्प्लावक बल क्या होगा? अगर पूरी तरह डूबेगी तो वस्तु का भार ज़्यादा होगा उत्प्लावक बल से। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर बनेगा? तब उत्प्लावक बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। पानी में डूबी वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि वस्तु का घनत्व बहुत अधिक हो, ऊपर हम वस्तु लेते हैं नीचे हम द्रव लेते हैं,
यदि वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी, रेशियो दोनों का लेस देन 1 आएगा, और इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, वस्तु डूब जाएगी। वस्तु का घनत्व ज़्यादा हो तो वस्तु डूब जाएगी। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसको हम प्लवन सिद्धांत भी बोलते हैं। गैसों के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होगा या नहीं लागू होगा, या आंशिक रूप से होगा? गैसों के लिए भी आर्किमिडीज का सिद्धांत सत्य है, गैस के लिए भी सत्य है। यदि किसी द्रव का घनत्व बढ़ा दिया जाए तो तैरती वस्तु क्या होगी? द्रव का घनत्व बढ़ा देंगे तो तैरती हुई वस्तु कम डूबेगी। ऑप्शन बी। क्यों कम डूबेगी? क्योंकि ऑलरेडी उसका घनत्व द्रव का ज़्यादा है, और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो तैरती रहेगी। समुद्र का पानी मीठे पानी की तुलना में अधिक घनत्व वाला होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र में व्यक्ति आसानी से क्यों तैर सकता है? समुद्र में व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, समुद्र पानी का घनत्व अधिक होता है। बर्तन में तैरती बर्फ पिघलने पर जल स्तर क्यों नहीं बदलता? कोई भी बर्तन है, उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा है और ये पिघल गया, पिघलने के बाद में पानी का लेवल यही क्यों रहता है? तो आंसर बनेगा, बर्फ जितना पानी विस्थापित करती है उतना ही पानी बन जाती है। जितना पानी विस्थापित करती है उतना ही पानी बन जाती है। किस स्थिति में वस्तु आंशिक रूप से डूबकर तैरती है? आंशिक रूप से डूबेगी और तैरेगी जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम हो। वस्तु का घनत्व कम हो तब वह तैरेगी। प्लवन का नियम मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो प्लवन का नियम आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। यदि किसी वस्तु का 75% भाग द्रव में डूबा है, 75% द्रव में है, 25% बाहर है, तो वस्तु का अपेक्षित घनत्व कितना होगा? तो अपेक्षित घनत्व इस केस में हो जाएगा 0.75, यानी कुल मिला के हम बात करेंगे 1/3 हिस्सा। तो वस्तु का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा? 0.75। 75% डूब गया, यानी कितना हिस्सा डूबा? 75, और टोटल हिस्सा 100, तो वैल्यू आ जाएगी 0.75। किसका पूछा है? वस्तु का अपेक्षित घनत्व है। तैरती वस्तु के लिए सही संबंध है, तो तैरती वस्तु के लिए भार है वह उत्प्लावक बल के बराबर होगा। वजन वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर होगा। पानी में पत्थर फेंकने पर वह डूब जाता है, क्यों? क्योंकि पत्थर का जो घनत्व है वह पानी से अधिक होता है। प्लवन की अवस्था में वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी है? फ्लोटिंग कंडीशन, टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, बैलेंस्ड, संतुलन। मिथ केंद्र की अवधारणा किसके लिए महत्वपूर्ण है? मेटा सेंटर। मिथ के अंदर मेटा सेंटर की अवधारणा तैरती हुई वस्तुओं के लिए सुटेबल है। जहाज की चौड़ाई अधिक रखने का उद्देश्य क्या है? जहाज की चौड़ाई स्थिरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी। यदि किसी द्रव में वस्तु बिल्कुल नहीं डूबती तो, किसी द्रव के अंदर वस्तु बिल्कुल नहीं डूबती तो वस्तु का घनत्व बहुत कम है। और प्लवन का सिद्धांत दैनिक जीवन में कहाँ प्रयुक्त नहीं होता? तो आंसर बनेगा विद्युत बल्ब में यूज नहीं होता, बाकी जहाज, पनडुब्बी एंड हाइड्रोमीटर में यूज होता है। किस उपकरण में उत्प्लावन बल का सीधा उपयोग होता है? तो आंसर बनेगा हाइड्रोमीटर में। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे भौतिकी के एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।